आज हम बात करेंगे उस किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदली है। डेल कार्नेगी की मशहूर पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। यह किताब छात्रों, प्रोफेशनल्स और आम जिंदगी जीने वाले हर व्यक्ति के लिए मददगार सबक देती है। हम में से कौन नहीं चाहता कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बातें सुनें, हमारे साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। चाहे आप स्टूडेंट हों जो नए दोस्त बनाना चाहता है, कहीं जॉब करने वाले प्रोफेशनल हों जो अपने सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाना चाहते हैं, या एक अभिभावक जो अपने बच्चों को गाइड करना चाहते हैं। लोगों से प्रभावी ढंग से जुड़ना एक ऐसी कला है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। डेल कार्नेगी की यह किताब हमें इसी कला के गुर सिखाती है कि कैसे अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतें और सकारात्मक रूप से उन पर प्रभाव डालें। दिलचस्प बात यह है कि यह किताब 1936 में लिखी गई थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज लगभग 90 साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्यों? क्योंकि यह इंसानी स्वभाव को समझकर उसी आधार पर बात करती है। कार्नेगी बताते हैं कि इंसान लॉजिक के नहीं, इमोशन के प्राणी हैं। यानी हम सभी तर्क से ज़्यादा अपनी भावनाओं, अहम भाव और स्वाभिमान से प्रेरित होते हैं। इसीलिए अगर हमें लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं और उनका भरोसा जीतना है, तो हमें इस मानवीय स्वभाव को ध्यान में रखना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम कार्नेगी की किताब के मुख्य संदेशों और कोर प्रिंसिपल्स को उदाहरण के साथ समझेंगे। तो शुरू करते हैं एक छोटे से किस्से के साथ। एक बार एक छोटे बच्चे ने एक पालतू कुत्ते को पत्थर दे मारा। बच्चे के पिता को बहुत गुस्सा आया और वे तुरंत बच्चे को डांटने दौड़े, लेकिन फिर उन्होंने डेल कार्नेगी के बताए एक सिद्धांत को याद किया और अपना तरीका बदल दिया। उन्होंने बच्चे को डांटने के बजाय प्यार से बुलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम कितने समझदार बच्चे हो। मुझे पता है तुम जानवरों से प्यार करते हो। मुझे यकीन है कि तुम आगे से अपने डॉगी के साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करोगे। नतीजा क्या हुआ? बच्चा शर्मिंदा भी नहीं हुआ और उसने वादा किया कि आगे से वह अपने पालतू जानवर का ख्याल रखेगा। इस छोटी सी कहानी में ही छुपे हैं वे बड़े सबक जो कार्नेगी की किताब सिखाती है। आलोचना की जगह सराहना, डांट की जगह प्यार और हुक्म की जगह सुझाव। डेल कार्नेगी हमें लोगों से व्यवहार, दोस्ती और प्रभाव के बारे में क्या सिखाते हैं। मैंने पूरे संदेश को 4 हिस्सों में बांटा है ताकि आपको आसानी से समझ आए। भाग 1, लोगों के साथ व्यवहार करने की बुनियादी तकनीकें। सबसे पहले ऑथर हमें 3 बुनियादी सिद्धांत बताते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी भी इंसान के साथ अच्छा व्यवहार बना सकते हैं। ये फंडामेंटल टेक्निक समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारी बाकी सभी इंटरेक्शंस की नींव रखते हैं। पहला सिद्धांत, आलोचना, निंदा या शिकायत ना करें। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। ऑथर कहते हैं कि नुकसानदेह आलोचना से कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा सामने वाला बचाव की मुद्रा में आ जाता है और मन ही मन नाराज़गी पाल लेता है। सच तो यह है, एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड कंडेम एंड मोस्ट फूल्स डू, बट इट टेक्स कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल टू बी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉरगिविंग। यानी आलोचना, शिकायत और निंदा तो कोई भी मूर्ख कर सकता है और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं, लेकिन समझदारी और क्षमाशीलता दिखाने के लिए चरित्र और आत्मनियंत्रण की ज़रूरत होती है। जब आप किसी की सीधे आलोचना करते हैं तो आप उसके अहम को चोट पहुंचाते हैं। नतीजतन सामने वाला अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा अपने को सही ठहराने में लग जाता है। बेहतर तरीका क्या है? टालें सीधे आलोचना को, और अगर बहुत ज़रूरी हो तो बड़े प्यार से अप्रत्यक्ष तरीके से बात रखें। उदाहरण के तौर पर एक अच्छे मैनेजर को अगर अपने कर्मचारी की किसी गलती को सुधारना है तो वो सीधे डांटने की बजाय पहले उसकी किसी अच्छी कोशिश की तारीफ करेगा और फिर सुझाव देगा कि अगली बार वे कुछ सुधार करें। ऐसा करने से कर्मचारी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती और वो आपकी बात को अपनाने के लिए तैयार रहता है। दूसरा सिद्धांत, ईमानदारी से और सच्चे दिल से प्रशंसा करें। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। हर इंसान सराहना और प्रशंसा का भूखा होता है। वास्तव में महान दार्शनिक विलियम जेम्स ने कहा था, द डीपेस्ट प्रिंसिपल इन ह्यूमन नेचर इज द क्रेविंग टू बी अप्रिशिएटेड। यानी मानव स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत है सराहे जाने की तीव्र इच्छा। हम दिन रात अपने बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए अगर हम अपनी सोच का रुख बदल कर दूसरों की खूबियों के बारे में सोचना शुरू करें और उनकी तारीफ करें तो क्या होगा? इससे सामने वाले को खुशी मिलती है, महत्वपूर्ण होने का एहसास मिलता है और आपके प्रति उसके मन में एक सकारात्मक भाव पैदा होता है। लेकिन ध्यान रहे,
प्रशंसा ईमानदारी से होनी चाहिए, झूठी चापलूसी से नहीं। बनावटी खुशामद ज़रा दूर से ही पहचानी जाती है और उल्टा प्रभाव डालती है। ऑथर यही जोर देकर कहते हैं कि प्रशंसा दिल से होनी चाहिए, जीभ से नहीं। जब आप किसी में सच्ची अच्छाई देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं तो आप उसके दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक दोस्त ने हाल ही में धूम्रपान छोड़ने की कोशिश की है। बजाय यह कहने के कि हाँ तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था, आप अगर उससे यह कहें कि मैं सच में तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ कि तुमने अपनी सेहत के लिए इतना कठिन फैसला लिया, यह बहुत बहादुरी का काम है, तो सोचिए उसे कितना प्रोत्साहन मिलेगा। ऑनेस्ट अप्रिशिएशन लोगों को प्रेरित करने वाली ताकत बन सकती है। तीसरा सिद्धांत, दूसरे व्यक्ति के भीतर प्रबल इच्छा जागृत करें। अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। हम सभी अपने अपने लक्ष्यों इच्छाओं में डूबे रहते हैं, लेकिन अगर हमें किसी और से अपना कोई काम करवाना है या उन्हें प्रभावित करना है तो पहले हमें यह सोचना होगा कि वो व्यक्ति क्या चाहता है। कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को प्रेरित करने का एकमात्र तरीका है उनकी चाहत की बात करना और उन्हें वह दिलाने का रास्ता दिखाना। एक मज़ेदार उदाहरण वे खुद बताते हैं। वो कहते हैं, जब मैं मछली पकड़ने जाता हूँ तो मैं केक नहीं केचुआ ले जाता हूँ। मुझे मछली को पकड़ना है तो जो मछली को पसंद हो आप वो ले जाएं। इस विचार को वो यूं भी बयान करते हैं, पर्सनली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम बट आई फाउंड दैट फिश प्रेफर worms. I didn't beat the hook with strawberries and cream, rather I dangled a worm. मतलब मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम पसंद है लेकिन मछलियों को कीड़े पसंद हैं, तो मैं कांटे में स्ट्रॉबेरी नहीं लगाऊंगा बल्कि कीड़ा लगाऊंगा। इसी तरह इंसानों के साथ व्यवहार में भी यह कॉमन सेंस लगाना चाहिए। जिसे प्रभावित करना हो पहले यह समझें कि उसे क्या चाहिए, फिर अपने प्रस्ताव को इस तरह पेश करें कि उसे लगे इससे उसकी इच्छा पूरी होगी। कार्नेगी लिखते हैं, arouse in the other person an eager want. He who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely way. यानी दूसरे व्यक्ति के भीतर उत्सुक इच्छा पैदा करो। जो यह कर सकता है संसार उसका साथ देता है, जो नहीं कर सकता उसे अकेला रह जाना पड़ता है। इस सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग हर जगह है, चाहे मार्केटिंग में कस्टमर का ध्यान खींचना हो या अपने बच्चे को सब्जियां खाने के लिए मनाना हो। पहले यह सोचिए कि सामने वाले को क्या चाहिए, फिर उसे वही देने का मार्ग दिखाइए। उदाहरण के लिए एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। सीधा ये कहने के बजाय कि पढ़ाई करो वरना डांट पड़ेगी, अगर वे ये समझें कि बच्चे को वीडियो गेम खेलना पसंद है तो वे कह सकते हैं, अगर तुम 1 घंटा पढ़ाई कर लोगे तो हम साथ में आधा घंटा गेम खेलेंगे। यहाँ बच्चे की इच्छा गेम को पहले रखा गया, जिससे पढ़ाई उसकी अपनी इच्छा से जुड़ गई। इस तरह बिना मजबूर किए काम भी हो जाएगा और बच्चे को भी अच्छा लगेगा। ये 3 मूल सिद्धांत एक मजबूत नींव की तरह हैं। सार यह है कि इंसान को डांट फटकार या तर्क से नहीं जीता जा सकता, बल्कि समझ, सराहना और उसकी चाहत को समझकर जीता जा सकता है। जब आप आलोचना छोड़कर तारीफ का मार्ग अपनाते हैं और सामने वाले के नज़रिए से सोचते हैं तो आपके रिश्तों में गर्मजोशी और भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। अब तक हमने जाना कि बुनियादी तौर पर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शिकायत नहीं, सच्ची प्रशंसा और सामने वाले की इच्छाओं को अहमियत। अगला सवाल आता है, ऐसा क्या करें कि लोग हमें पसंद करें। हर कोई चाहता है कि वह आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो जिसे सब पसंद करें, दोस्त बनाएं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की ओर और जानते हैं ऐसे तरीके जिनसे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। जब बात आती है किसी को प्रभावित करने की या दोस्त बनाने की तो कोई जादू की छड़ी नहीं होती। यह सब हमारे दैनिक व्यवहार की छोटी छोटी बातों पर निर्भर करता है। डेल कार्नेगी ने 6 सिद्धांत बताए हैं जिनसे आप लोगों के चहेते बन सकते हैं। दिलचस्प ये है कि इनमें से कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बड़ी ही आम सी बातें हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। अन्य लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। हर किसी के लिए उसका नाम सबसे मधुर और महत्वपूर्ण शब्द होता है। नाम याद रखें। अच्छे श्रोता बने और लोगों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। हमेशा बातचीत को दूसरे व्यक्ति की रुचियों के अनुसार केंद्रित रखें। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ईमानदारी से ऐसा करें। अब इनको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उदाहरण के साथ, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं। असल में दोस्ती की नींव यहीं से बनती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो पहले आप उन्हें पसंद करें। उनकी बातें ध्यान से सुनें, उनके शौक, उनके विचारों में रुचि लें। कार्नेगी कहते हैं, You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. यानी अगर आप 2 महीने तक सच्ची दिलचस्पी के साथ दूसरों में रुचि दिखाएंगे
तो जितने दोस्त बनाएंगे उतने शायद 2 साल में भी नहीं बना पाएंगे। अगर आप बस ये कोशिश करें कि दूसरे लोग सिर्फ आप में रुचि लें, यह वाकई सोने जैसा सबक है। अक्सर हम बातचीत में अपनी ही उपलब्धियों या कहानियों में लगे रहते हैं, लेकिन सामने वाले से उसके बारे में पूछना, उसे बोलने का मौका देना एक जादुई असर करता है। हर व्यक्ति को ऐसा श्रोता पसंद आता है जो मन लगाकर उत्साह के साथ उसकी सुनता है। उदाहरण के लिए, कॉलेज में नए नए आए छात्र अक्सर सोचते हैं कि कूल बनने के लिए खुद के बारे में बढ़ चढ़ कर बताना पड़ेगा, लेकिन होता उल्टा है। जो लड़का या लड़की सबको सुनते हैं, सवाल पूछते हैं, आप कहाँ से हैं, आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद है, वो ज़्यादा जल्दी सबका चहेता बन जाता है, क्योंकि लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। यानी अगर आप किसी से उसके बारे में बातें करेंगे तो वो घंटों आपकी बातें सुनना चाहेगा। मुस्कुराना भला किसे अच्छा नहीं लगता। एक सच्ची मुस्कान आपके चेहरे का एक्सप्रेशन ही नहीं, दिल का हाल बताती है। कार्नेगी कहते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एंड अ स्माइल सेज आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी यू। कर्म शब्दों से ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं और एक मुस्कान कहती है, मुझे तुम पसंद हो, तुम मुझे खुश करते हो, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हुई। जब आप किसी से मिलते हैं और वो गर्मजोशी से मुस्कुरा देता है तो आपको कैसा महसूस होता है? तुरंत एक आरामदायक माहौल बन जाता है। एक छोटी सी मुस्कान आपके बारे में बहुत कुछ कह देती है कि आप दोस्ताना हैं, आप खुश हैं और दूसरे इंसान का स्वागत कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते समय हल्की सी स्माइल आपके आत्मविश्वास और पॉजिटिव एटीट्यूड को दर्शाती है। या सुबह ऑफिस में आने पर साथियों को देखकर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहना पूरे दिन के लिए माहौल को खुशनुमा बना सकता है। मुस्कान रिश्तों की जादुई दवाई की तरह है, घिसे पिटे संबंधों में भी नया चमक ला देती है। सामने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना। कार्नेगी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए उसका अपना नाम किसी भी भाषा में सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और बातचीत में उसे प्रयोग करते हैं तो आप उसे बताते हैं कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना करें, आप किसी परिचित से महीनों बाद मिलते हैं और वो दूर से आपका नाम लेकर अभिवादन करता है, अरे विकास, कैसे हो? आपको तुरंत अच्छा महसूस होता है कि उन्होंने आपका नाम याद रखा। इसके विपरीत, अगर कोई बार बार पूछे, माफ़ कीजिए, आपका नाम क्या था, तो मन में एक दूरी सी बन जाती है। नाम याद रखने का हुनर महान लीडर्स में पाया जाता है। कार्नेगी ने लिखा है कि एक सफल बिजनेस लीडर सिर्फ व्यवसाय के आंकड़े ही नहीं, अपने कर्मचारियों के नाम भी याद रखता था। क्योंकि अगर बॉस को आपका नाम याद है तो आपको लगता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का अहम हिस्सा हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, चाहे मोहल्ले के किराना दुकानदार का नाम हो या नए पड़ोसी का, अगली बार मिलें तो नाम लेकर पूछें, कैसे हैं रमेश जी? यकीन मानिए, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। अच्छे श्रोता बने, लोगों को अपनी बातें साझा करने दें। यह पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पहले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन जोर देना ज़रूरी है। केवल सुनना ही नहीं, ध्यान से और उत्साह से सुनना, ये एक ऐसा गुण है जो आपको हर दिल अजीज़ बना देता है। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो सिर्फ अपने जवाब सोचने में न लगे रहें, बल्कि वास्तव में उनकी बातों में रुचि लें। बीच में टोक कर अपने विचार न ठूंसें। कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप लोगों को दिल खोलकर बोलने का मौका देंगे तो वे आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर मानेंगे, भले ही आपने ज़्यादा कुछ बोला ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने मित्र की कोई कहानी सुन रहे हैं, यदि आप बीच बीच में अच्छा, फिर क्या हुआ जैसे शब्दों से उसे प्रोत्साहित करेंगे और सच में उसकी बात में रुचि दिखाएंगे, तो वो महसूस करेगा कि आप उसकी कदर करते हैं। इससे एक भरोसा बनता है और अगली बार वो भी आपकी बातें उतने ही ध्यान से सुनेगा। याद रखें, सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से सुनना है। बॉडी लैंग्वेज से, हाव भाव से दिखाएं कि आप इन्वॉल्व हैं। बातचीत को सामने वाले की रुचि के मुताबिक रखें। हर इंसान के कुछ शौक़, रुचियाँ, पैशन होते हैं। अगर बातचीत में आप उन रुचियों को छू दें तो सामने वाला तुरंत आपसे जुड़ाव महसूस करने लगता है। यह एक तरह से कॉमन ग्राउंड बनाने जैसा है। ऑथर कहते हैं कि बात हमेशा उसी विषय पर करें जो दूसरे व्यक्ति को पसंद है। मसलन, अगर आपको पता है कि आपके सहकर्मी को फोटोग्राफी का शौक़ है, तो कभी लंच ब्रेक में उनसे पूछें कि उन्होंने हाल में कौन सी तस्वीरें ली या कौन सा कैमरा पसंद है। यदि आपके चाचा क्रिकेट प्रेमी हैं तो उनके साथ मैच की बातें छेड़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को महसूस होता है कि आप उसे समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और बदले में वो भी आपकी बातों में रुचि लेने लगता है। इसे आप यूँ समझिए, दो अनजान लोग
ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। एक को बागवानी पसंद है और दूसरे को नहीं। अगर पहला व्यक्ति घंटे भर अपने गार्डन के फूलों की बातें करता रहा तो दूसरे को ऊब हो सकती है। लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि दूसरा व्यक्ति संगीतकार है और वो संगीत पर चर्चा शुरू कर दें तो दोनों के बीच दोस्ती के फूल खिल सकते हैं। इसीलिए बातचीत में थोड़ा सेल्फलेस बनिए, खुद से ज़्यादा सामने वाले को केंद्र में रखिए। लोगों को इम्पोर्टेंट महसूस कराएं ईमानदारी से। आखिरी पर अहम सूत्र, अपने व्यवहार से लोगों को महत्व दें। हर व्यक्ति अपने आप को अहम समझना चाहता है। यदि आप किसी को भी ये एहसास दिला दें कि वह आपके लिए खास है तो यकीन मानिए वह आपको पसंद किए बिना नहीं रह सकेगा। इसका ये मतलब नहीं कि झूठी तारीफ़ें करें, बल्कि छोटे छोटे तरीके हैं, जैसे सलाह मांगना, उनसे पूछें तुम्हारी क्या राय है इस बारे में, धन्यवाद कहना, उनके योगदान को सराहना आदि। ऑथर कहते हैं कि सच्चे दिल से दूसरों को अहमियत देने वाला व्यक्ति बहुत कम मुकाबला पाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना ही गुणगान करने में लगे रहते हैं। एक दुर्लभ गुण है दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना या सम्मान करना, और जो ऐसा करता है वो भीड़ से अलग चमकता है। उदाहरण के तौर पर ऑफिस में अगर टीम लीड अपनी टीम के सदस्यों की मेहनत को खुलेआम सराहता है और क्रेडिट देता है तो टीम के लोग भी उसे पसंद करते हैं और उसके लिए और मेहनत करने को प्रेरित होते हैं। या घर में अगर आप परिवार में सबकी छोटी बड़ी उपलब्धियों को नोटिस करके उनकी तारीफ़ करें, उन्हें एहसास दिलाएं कि उनका योगदान मूल्यवान है, तो परिवार के रिश्ते और मजबूत बनते हैं। इन 6 तरीकों को अगर एक वाक्य में समेटें तो दूसरों की परवाह करें और वे आपकी परवाह करने लगेंगे। ये सभी सिद्धांत मिलकर हमें सिखाते हैं कि रिश्तों की डोर आत्म केंद्रितता से नहीं, परस्पर सम्मान और रुचि से बुनी जाती है। कार्नेगी का फॉर्मूला सीधा है, अच्छा दोस्त बनने के लिए पहले एक अच्छे इंसान बने जो दिल से दूसरों का भला चाहता है। जब आप अपनी ईगो छोड़कर मुस्कुराते हैं, नाम याद रखते हैं, सुनते हैं, सराहते हैं, तो आप सामने वाले के मन में एक विशेष स्थान बना लेते हैं। यही है रैपॉर्ट बिल्डिंग या अच्छे संबंध बनाने का राज। मान लीजिए आपके दोस्त तो बन गए, अब आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें ध्यान से सुनें, आपके आइडिया पर अमल करें या आपके नज़रियों को अपनाएं। सीधा शब्दों में कहें तो लोगों को अपने तरीके से सोचने के लिए तैयार कैसे किया जाए। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि बहस से बचते हुए बिना किसी की भावना को चोट पहुंचाए आप कैसे दूसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें अपना पक्ष समझा सकते हैं। यही वो कला है जो एक अच्छे प्रभावशाली इंसान को माहिर बनाती है। भाग 3, लोगों को अपने विचार से सहमत करना। जिंदगी में न जाने कितनी बार हम ऐसी स्थिति में आते हैं जहां हमारी राय किसी और से टकरा जाती है। दफ्तर में प्रोजेक्ट की रणनीति पर मतभेद, घर में किसी मुद्दे पर बहस या दोस्तों के साथ किसी विचार को लेकर असहमति, ये सब सामान्य है। अब सवाल ये है कि ऐसी स्थिति को हम कैसे संभालें कि सामने वाला हमारी बात समझे भी और रिश्ते पर आंच भी ना आए। डेल कार्नेगी ने इस पर बड़ी बारीकी से 12 सिद्धांत बताए हैं। हम इन्हें आसान भाषा में संक्षेप में समझेंगे। इन सिद्धांतों का सार यह है, आपसी सम्मान बनाए रखते हुए बड़ी ही चतुराई और विनम्रता से अपनी बात सामने रखकर आप दूसरों को राज़ी कर सकते हैं। बहस का इलाज, बहस से बचें। ऑथर कहते हैं कि बहस जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बहस हो ही नहीं। सुनने में अजीब लगे लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप बहस में जीत भी गए तो सामने वाले का अहम आहत होता है और अंदर से उसकी शुभकामनाएं आप खो देते हैं। ऑथर का कथन है, यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट, इफ़ यू लूज इट यू लूज इट एंड इफ़ यू विन इट यू लूज इट। आप बहस नहीं जीत सकते, अगर आप हारते हैं तो हारते हैं, और अगर जीतते हैं तब भी सामने वाले का दिल हारते हैं। असल में बहस में कोई वास्तविक विजेता नहीं होता। तो बेहतर है बहस को तुल देने के बजाय मुद्दे को शांति से हल करने पर ध्यान दें। यदि कार्यालय में 2 विभाग किसी प्रोजेक्ट की रणनीति पर असहमत हैं तो खुली बहस में उलझने के बजाय दोनों पक्षों को साथ बैठकर समाधान खोजने पर काम करना चाहिए। सीधी तकरार से बचकर हम सीधा समाधान और सकारात्मक माहौल की तरफ बढ़ सकते हैं। हमेशा दूसरे के मत का सम्मान करें, कभी उसे सीधे ना बोलें कि तुम गलत हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कहता है जिससे आप सहमत नहीं हैं तो तुरंत उसे गलत ठहराना उसकी रक्षात्मक भावना को जगा देगा। ऑथर सुझाव देते हैं कि सामने वाले की राय को सम्मान दें, भले आप सहमत ना हो। आप कह सकते हैं, मैं समझता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या आपकी बात में दम है। फिर धीरे से अपना नज़रिया रखिए। कभी भी चर्चा की शुरुआत तुम गलत हो जैसे शब्दों से ना करें,
वरना अगला व्यक्ति आपकी एक नहीं सुनेगा। इसका एक व्यवहारिक तरीका ये है, जब भी असहमति हो पहले कुछ ऐसे पॉइंट खोजें जिन पर आप दोनों का मत मिलता हो और उन्हें स्वीकार करें। फिर विनम्रता से उन बिंदुओं पर आएं जहां मतभेद है। इस तरह माहौल खुशहाल रहेगा। अगर गलती आपकी है तो तुरंत और खुले दिल से स्वीकार करें। यह फॉर्मूला है दिल जीतने का। हम इंसान हैं और हमसे गलती होना लाजमी है, परंतु मानवीय स्वभाव ये है कि हम बहाने बनाने या अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप उल्टा करें, यानी बिना किसी बहस के फ़ौरन अपनी गलती मान लें, तो सामने वाले का गुस्सा पल में ठंडा पड़ जाता है। मान लीजिए आप मीटिंग में देर से पहुंचे और इसकी वजह से बाकी लोग इंतज़ार कर रहे थे। मीटिंग रूम में घुसते ही बहाने बनाने के बजाय आप बोलें, मुझे मालूम है कि मेरा लेट आना बिल्कुल गलत है और मैं इसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। तो यकीन मानिए आपके साथियों का गुस्सा उड़नछू हो जाएगा और माहौल सकारात्मक हो जाएगा। तेज़ी से अपनी गलती स्वीकार लेना साहस और बड़प्पन की निशानी है, जो आपके प्रति लोगों का सम्मान बढ़ा देता है। दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। अगर आपको किसी को कोई कठोर बात या असहमत बात भी कहनी है, तो भी शुरुआत दोस्ताना होनी चाहिए। एक मुस्कान, एक अभिवादन या एक छोटा सा तारीफ भरा वाक्य चमत्कार कर सकता है। कार्नेगी बताते हैं कि किसी भी चर्चा का मूड पहले कुछ क्षणों में सेट हो जाता है। अगर आपने शुरुआत सुखद कर दी तो आगे वार्तालाप आसान हो जाता है। इसे कुछ यूँ समझें, कभी कभी कड़वी दवाई भी अगर शहद में लपेट कर दी जाए तो आसानी से नीचे चली जाती है। यस यस रूल। इसका मतलब है बातचीत इस प्रकार से आगे बढ़ाएं कि सामने वाले व्यक्ति को शुरुआत में ही कुछ बातों पर हाँ कहने का मौका मिले। जब वह बार बार हाँ, सही, जी बिल्कुल कहने लगता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता है और असहमति की गुंजाइश कम हो जाती है। ये तकनीक आपको सोक्रेट्स के तरीके की याद दिला सकती है, जहाँ हाँ कहलवा कर धीरे धीरे अपनी बात मनवाई जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने मित्र को किसी ट्रिप पर चलने के लिए राज़ी करना चाहते हैं और जानते हैं कि उसे समुद्र तट पसंद है, तो सवाल ऐसे कीजिए, तुम्हें बीच पसंद है ना? उसका जवाब हाँ आएगा। और इस वीकेंड तुम्हारे पास फ्री टाइम भी है ना? हाँ। 2-3 हाँ के बाद आप ट्रिप का प्रस्ताव रखें। स्वीकृति मिलने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मानसिक तौर पर वो ना मोड से हट चुका है। सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने दें। यह बात तो हम पिछले सेक्शन में भी कर आए हैं कि लोगों को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए, लेकिन यहाँ संदर्भ है तर्क या सहमति की स्थिति का। यदि किसी मुद्दे पर आपकी और दूसरे की राय अलग है, तो पहले उन्हें खुलकर अपनी बात रखने दें। बीच में टोके नहीं, धैर्य से उनकी पूरी बात सुने। अक्सर लोग अपनी बात बोलकर ही काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं, और जब आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो वो महसूस करेंगे कि आप न्यायप्रिय और खुले विचारों वाले हैं, जिससे उनकी डिफेंसिव भावना कम हो जाएगी। अंत में जब उनकी बात ख़त्म हो जाए तो आप तर्क रखिए। संभावना है कि वो अब आपकी बात सुनने को तैयार होंगे, क्योंकि आपने उन्हें वह सम्मान दिया है। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होने दें कि विचार उसका ही है। इंसान अपनी खुद की सोच को सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है। कार्नेगी का सुझाव है कि अगर कोई आइडिया आप किसी को देना चाहते हैं तो उसे ऐसे प्रस्तुत करें कि सामने वाले को लगे कि यह आइडिया तो उसके मन में भी था। कभी कभी आप सवाल पूछकर या हल्के से संकेत देकर सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, और जब वो निष्कर्ष पर पहुँचे तो उसे लगे कि निर्णय उसी का है। एक तरह से यह बात घुमा के मनवाने की कला है। फॉर एग्जाम्पल, बॉस चाहता है कि कर्मचारी काम का तरीका बदले, तो सीधा निर्देश देने के बजाय वह मीटिंग में कह सकता है, हमारी टीम कैसे और बेहतर काम कर सकती है, इस पर आप लोगों के आइडियाज़ जानना चाहता हूँ। चर्चा के दौरान बॉस अपने विचारों के बीच डाल सकता है, क्या यदि हम एक्स को ट्राई करें तो, और टीम के सदस्य उस पर राय देते हुए खुद उसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं जिसे बॉस चाह रहा था। अंत में सबको लगेगा कि फैसला सामूहिक था और कोई मजबूरी नहीं थी। लोग अपनी कही बात को ज़्यादा दिल से अपनाते हैं। ईमानदारी से चीज़ों को दूसरे के नज़रिए से देखें, यह एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है। स्वयं को दूसरे की जगह रख कर देखना। हम अक्सर सिर्फ अपनी ही नज़र से चीज़ें देखते हैं, लेकिन अगर हम सचमुच समझने की कोशिश करें कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है या क्या सोच रहा है, तो कई विवाद पनपने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। ऑथर कहते हैं, इफ़ देयर इज़ एनी वन सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इट लाइज इन द एबिलिटी टू गेट द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सफलता का कोई एक रहस्य है तो वह है दूसरे व्यक्ति के नज़रिए को समझने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका दोस्त किसी योजना के खिलाफ है, तो एक पल रुक कर सोचें कि आखिर किस वजह से उसे एतराज़ हो सकता है। हो सकता है उसकी परिस्थितियाँ अलग हों या उसे कुछ आशंकाएं हों। जब आप एम्पैथी के साथ उसकी बात समझेंगे और स्वीकार करेंगे,
मुझे एहसास है कि तुम्हारी चिंताएं जायज़ हैं, तो उसे महसूस होगा कि आप उसका दुश्मन नहीं हैं। इससे संवाद का द्वार खुलता है और आप उसे अपने दृष्टिकोण से परिचित करा सकते हैं। सहानुभूति और समझ दिल जीतने के अमोघ शस्त्र हैं। अगर सामने वाले को लगे कि आप वाकई उसकी जगह खुद को रखकर सोच रहे हैं, तो वह आपके सुझावों को नज़रअंदाज नहीं करेगा। दूसरों की इच्छाओं और विचारों के प्रति सहानुभूति रखें। ये पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ ही है। किसी भी मतभेद में ज़रा यह मान के चलें कि सामने वाला भी इंसान है और उसकी इच्छाएं, भावनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी आपकी। अगर आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे तो सामने वाला भी हट पर उतर जाएगा। लेकिन अगर आप उसे दिखाएं कि आप उसके हितों को भी समझते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, तो वह नरम पड़ जाएगा। उदाहरण के लिए, एक नेगोशिएशन में कहें, मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये बात क्यों अहम है और आप सही भी हैं। चलिए ऐसा समाधान निकालते हैं जो हम दोनों के लिए अच्छा हो। इस तरह की सहानुभूतिपूर्ण भाषा माहौल को सहयोगी बना देती है, न कि प्रतिस्पर्धात्मक। ऊंचे उद्देश्यों की ओर अपील करें। कभी कभी किसी व्यक्ति को राजी करने के लिए उसके भीतर के बेहतर स्वभाव को पुकारना पड़ता है। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा और नैतिक मानना चाहता है। अगर आप उसे दिखाएं कि आपकी बात मानने से वह एक उच्च नैतिक मूल्य का पालन करेगा, तो वह अधिक तैयार होगा। जैसे किसी सहयोगी से ओवर टाइम काम करवाना है तो कह सकते हैं, मुझे पता है आप हमेशा टीम की मदद को तैयार रहते हैं और आपके अंदर कंपनी के प्रति कमिटमेंट है, इसीलिए इस इमरजेंसी में मैं आप पर निर्भर हूँ। यहाँ आपने उसके त्याग और जिम्मेदारी जैसे गुणों को संबोधित किया। अधिकतर लोग अपनी छवि भलाई की रखना चाहते हैं, तो ऐसे महान उद्देश्यों की अपील करना कारगर होता है। अपने विचार को रोचक अंदाज में पेश करें। ड्रामेटाइज योर आइडियाज़। सिर्फ तथ्य देना काफ़ी नहीं, थोड़ा नाटकीय ये कहानीपूर्ण अंदाज आपके संदेश को ज़्यादा प्रभावी बना सकता है। मनुष्य कहानियों से प्रभावित होता है। यदि आप सूखे तर्क देंगे तो शायद उतना असर ना हो, लेकिन कोई उदाहरण, कोई एनेक्डोट या जीवंत तुलना देंगे तो बात दिल में उतर जाएगी। जैसे इस पूरे पॉडकास्ट में मैंने भी सूखे सिद्धांत नहीं बोले, बल्कि हर पॉइंट पर उदाहरण जोड़े ताकि बातें आपको याद रहें। कार्नेगी का मानना था, आपके विचारों को अगर आप ड्रामा का टच दे दें, चाहे चार्ट हो, उदाहरण हो, एनालॉजी हो, तो वे ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचते हैं। चुनौती देकर प्रेरित करें। थ्रो डाउन अ चैलेंज। आखिरी सिद्धांत बड़ा दिलचस्प है। कभी कभी लोगों के प्रतिस्पर्धी स्वभाव यानी कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगाकर आप उन्हें अपनी बात मानने या काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी सेल्स टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं तो एक फ्रेंडली सा कंपटीशन शुरू कर सकते हैं। देखते हैं इस हफ्ते सबसे ज़्यादा सेल्स कौन करता है। या अपने दोस्त से कह सकते हैं, मैं शर्त लगाता हूँ तो 1 महीने जिम लगातार नहीं जा पाओगे। यह सुनकर संभव है वो खुद को सिद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन यह तरीका हमेशा नहीं। सोच समझ कर उपयोग करें और हेल्दी कंपटीशन की भावना रखें। ऑथर कहते हैं कि एक अच्छी लीडर ने अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोर्ड पर रोज़ के आउटपुट की संख्या लिख दी और दूसरे शिफ्ट वालों को चुनौती महसूस हुई कि हमें इसे पीछे छोड़ना है। धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, तो इसीलिए लोगों को चैलेंज देकर उनके अंदर की बेहतरी की चाहत को उभारें। कुल मिलाकर इन सिद्धांतों का सार यही है कि किसी को अपनी बात मनवाने के लिए उसके दिमाग के साथ साथ दिल को भी साथ में लेना पड़ता है। आपको उनके दृष्टिकोण को समझकर सम्मानपूर्वक और चतुराई से संवाद करना होता है। यहाँ कोई छल कपट की बात नहीं, बल्कि सलीके और इंसानियत की बात है। अगर आप गौर करें तो इनमें से कई बातें हमारी रोज़मर्रा की एथिक्स से मिलती हैं, जैसे विनम्र होना, ईमानदार होना, सहानुभूति रखना। कार्नेगी ने बस इन्हें बहुत ही असरदार शब्दों में पिरो दिया है। एक और सुंदर पंक्ति जो इन सिद्धांतों पर खरी उतरती है, इफ़ यू आर्ग्यू एंड रैंकल एंड कॉन्ट्राडिक्ट, यू मे अचीव अ विक्ट्री समटाइम्स, बट इट विल बी एन एम्प्टी विक्ट्री बिकॉज यू विल नेवर गेट योर ओपोनेंट्स गुडविल। यदि आप झगड़ते हैं, उलझते हैं, विरोध करते हैं, तो शायद कभी कभी जीत भी जाएंगे, लेकिन वो जीत खोखली होगी, क्योंकि आप अपने प्रतिद्वंदी की शुभकामना और दिल कभी नहीं जीत पाएंगे। सच्ची जीत तो तब है जब सामने वाला अपनी खुशी से आपकी बात मान ले, मन में कड़वाहट भी ना रहे, और यह जीत इन सिद्धांतों को अपनाकर हासिल की जा सकती है। आपने भी महसूस किया होगा कि ये सुझाव सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, पर्सनल रिश्तों में भी बहुत काम आते हैं। पति पत्नी के बीच, माता पिता और बच्चों के बीच, दोस्तों के बीच यदि हम बहस की बजाय शांत संवाद, आलोचना की बजाय स्वीकरण और जिद की बजाय समझदारी अपनाएं, तो रिश्ते कितने मजबूत हो सकते हैं। हमने अब तक ये जाना कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करें,
उन्हें अपना दोस्त कैसे बनाएं और फिर कैसे उन्हें अपने नज़रिए से सहमत होने के लिए प्रेरित करें। अब एक आखिरी पहलू बचता है, नेतृत्व। ऐसा नहीं कि हर श्रोता किसी कंपनी का लीडर होगा, पर हर किसी को कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जहां उसे लीडरशिप दिखानी पड़ती है, टीम को गाइड करना या किसी को ठीक रास्ते पर लाना। पर लीडर बनने का मतलब सख्ती से हुक्म चलाना नहीं। कार्नेगी के चौथे सेक्शन का संदेश यही है, कैसे आप बिना किसी की नाराज़गी या निराशा पैदा किए लोगों में बदलाव ला सकते हैं या उन्हें सुधार सकते हैं। आइए चलते हैं अंतिम भाग की ओर। भाग 4, नेतृत्व कला, बिना बुरा माने सुधार करना, लीड विदाउट ऑफेंस। एक सच्चा लीडर कौन होता है? वही ना जो दूसरों को प्रेरित कर सके, उनके गुणों को निखार सके और गलतियों को सुधारने में उनकी मदद कर सके, वो भी बिना किसी को हर्ट किए हुए। डेल कार्नेगी ने कुछ सिद्धांत बताए हैं, जब आपको किसी की गलती ठीक करवानी हो या लोगों को बेहतर दिशा में ले जाना हो तो इन तरीकों से करें। प्रशंसा के साथ शुरू करें। बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। अगर आपको किसी में कोई कमी सुधारनी है तो बातचीत की शुरुआत उसकी किसी अच्छाई या उपलब्धि की सच्ची प्रशंसा से करें। पहले उसकी पीठ थपथपाएं, फिर धीरे से कमियों की तरफ इशारा करें। यह ठीक वैसा है जैसे बार्बर शेव करने से पहले चेहरे पर क्रीम लगाता है, मतलब कठोर क्रिया से पहले नरम तैयारी करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक टीम लीड अगर किसी सदस्य की रिपोर्ट में कमी निकालना चाहता है तो कह सकता है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने डेटा इकट्ठा करने में वाकई मेहनत की है, इसके लिए शाबाशी। कुछ छोटी बातें हैं जहां हम रिपोर्ट और बेहतर कर सकते हैं। इस तरह सामने वाले को एहसास होगा कि उसकी मेहनत को सराहा गया है और सुधार किसी व्यक्तिगत कमी पर हमला नहीं बल्कि काम को बेहतर बनाने के लिए है। गलतियां अप्रत्यक्ष रूप से बताएं। कॉल अटेंशन टू मिस्टेक्स इनडायरेक्टली। सीधे सीधे तुमने यहाँ गड़बड़ की है कहने से सामने वाला रक्षात्मक हो जाता है। इसकी जगह आप घुमाकर या संकेतों में कमी बताएं, जैसे हम शायद इस सेक्शन को अगर दोबारा चेक कर लें तो कैसा रहेगा, मुझे लगता है एक आध नंबर मिस हो गए हैं शायद। इस तरह आप हम का प्रयोग करके और सुझाव की तरह पेश करके बात कहेंगे तो सामने वाला बिना नाराज़ हुए उस ओर ध्यान देगा। यह तरीका सामने वाले की इज्जत भी रखता है और पॉइंट भी पहुंच जाता है। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स बिफोर क्रिटिसाइजिंग। यह बड़ा प्यारा और असरदार तरीका है। जब आप किसी को उसके दोष पर टोकने जाएं तो पहले खुद की मिलती जुलती गलतियों को मान लें जो आपने अतीत में की हैं, जैसे देखो मुझे याद है मैंने भी शुरुआत में ऐसी ही गलती की थी, या मुझसे भी कई बार ऐसा हो जाता है। इससे सुनने वाले को लगता है कि आप भी इंसान हैं और उसे जज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी नाव में सवार रहे हैं। इससे उसका डिफेंस मैकेनिज्म डाउन हो जाता है और वो आपकी बात को एक दोस्ताना सलाह की तरह लेता है, न कि डांट की तरह। आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर्स। किसी को डायरेक्टली हुक्म देने से बेहतर है काम को सवाल या सुझाव की शक्ल में रखना। सीधे आदेश अक्सर प्रतिरोध पैदा करता है, जबकि प्रश्न पूछने से व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से काम करता और महसूस करता है। जबकि प्रश्न पूछने से व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से काम करता महसूस करता है। उदाहरण के लिए, बजाय कहने के तुम ये रिपोर्ट आज शाम तक जमा करो, आप पूछें क्या हम ये रिपोर्ट आज शाम तक पूरी कर सकते हैं, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। यह पूछने का लहजा सहयोगी है, हुक्म नहीं। इससे सामने वाले का आत्मसम्मान भी बना रहता है और काम भी हो जाता है। लेट द अदर पर्सन सेव फेस। इस अंग्रेजी मुहावरे का अर्थ है किसी की इज्जत को धूमिल ना होने देना। अगर किसी से गलती हुई है तो उसको सबके सामने नीचा दिखाने से बचें। हो सके तो अकेले में बात करें या ऐसे शब्द चुनें कि उसका सम्मान बना रहे। सार्वजनिक रूप से किसी को डांटना या मजाक उड़ाना रिश्तों में दरार डाल देता है। एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वो कड़वी बात भी ऐसे ढंग से कहता है कि सामने वाले की मर्यादा बनी रहे। जब भी सुधार हो उसके दिल खोलकर तारीफ करें। प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट नो मैटर हाउ स्मॉल। आपने शायद नोट किया होगा, जब भी हम कोई नई आदत या काम शुरू करते हैं और कोई हमारी छोटी सी प्रगति को भी सराह ले तो हमारा हौसला दोगुना हो जाता है। इसीलिए एक लीडर के तौर पर अगर आप चाहते हैं लोग बेहतर करें तो हर छोटे सुधार पर भी तारीफ करें। कार्नेगी इसे खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, बी हार्टी इन योर अप्रोबेशन एंड लैविश इन योर प्रेज। मतलब प्रशंसा करने में उदार बनो, दिल से तारीफ करो। जब आप सुधार की तारीफ बार बार करेंगे तो लोग उस अच्छाई को दोहराना चाहेंगे। इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं और ये हर इंसान पर काम करता है, चाहे बच्चे हों या बड़े। अगर बच्चा गणित में पहले से थोड़ा बेहतर कर रहा है तो वाह, तुम पिछले टेस्ट से इस पर 5 नंबर ज़्यादा लाए।
बहुत बढ़िया प्रगति है। कुछ इस तरह का प्रोत्साहन उस अगले टेस्ट पर और मेहनत करने को प्रेरित करेगा। लोगों को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें निभाने के लिए। गिव द अदर पर्सन अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। यह बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। आप सामने वाले को एक अच्छी छवि या निकनेम दे सकते हैं और फिर वह खुद उस छवि के अनुरूप बनने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर अपने टीम मेंबर से कह सकता है, रोहित, आप तो हमारी टीम के डिटेल ओरिएंटेड व्यक्ति हो। तो रोहित के मन में बैठेगा कि मैं डिटेल्स पर ध्यान रखने वाला इंसान हूँ और वो उस तारीफ पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। या पिता अपने बेटे से बोले, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम एक जिम्मेदार लड़के हो। तो बेटा भी कोशिश करेगा कि कहीं पापा का भरोसा न टूटे और ज़्यादा जिम्मेदारी दिखाएगा। यह सिद्धांत मानव स्वभाव के आत्म छवि यानी कि सेल्फ इमेज से जुड़ा है। हम जैसा सुनते हैं वैसा बनने की कोशिश करते हैं। प्रोत्साहन दें और गलती को आसान सुधार बताएं। यूज़ इनकरेजमेंट, मेक द फॉल्ट सीम ईजी टू करेक्ट। जब किसी से चूक हो जाए तो उसे हतोत्साहित करने के बजाय उसे दिखाएं कि थोड़ी सी कोशिश से वो इसे सुधार सकता है। हिम्मत बढ़ाएं उसकी। कहें कि मुझे पता है अगली बार तुम और भी अच्छा करोगे। ये छोटी मोटी गलतियां तो सभी से होती हैं। जब आप किसी कमी को बहुत बड़ी समस्या नहीं बल्कि हल्की फुल्की सी चीज़ दिखाते हैं तो सामने वाला निराश होने की जगह सुधार करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे अगर किसी नई कर्मचारी से प्रेजेंटेशन में गड़बड़ियाँ हुई तो मैनेजर बोले, कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन बनाना सीखना आसान है, मैं जानता हूँ तुम जल्दी मास्टर कर लोगी, अगली बार हम मिलकर पॉइंट्स चेक कर लेंगे। ये सुनकर उस कर्मचारी का भय भी कम होगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। सामने वाले को खुश होकर काम करने का मौका दें। मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग व्हाट यू सजेस्ट। अंत में, यदि आप चाहते हैं कि आपका कहा मानकर दूसरा कुछ अच्छा करे तो कोशिश करें कि वो इसे खुशी या इनाम की तरह देखें, ज़बरदस्ती की तरह नहीं। इसके लिए आप उसके फ़ायदे की बात दिखा सकते हैं या काम को रोचक बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बच्चों से कमरा साफ़ करवाना चाहते हैं तो इसे गेम बना दें। देखते हैं 5 मिनट में कौन अपना रूम पहले चमका सकता है। या कर्मचारियों को किसी कठिन प्रोजेक्ट पर लगाने से पहले बताएं कि इससे उन्हें क्या सीखने मिलेगा या आगे चलकर कितना क्रेडिट मिलेगा। जब व्यक्ति ये महसूस करेगा कि अमुक काम करने से उसे भी खुशी या लाभ मिलेगा तो वह उसे पूरे मन से करेगा। यह सिद्धांत किसी भी सहयोग के लिए माहौल खुशनुमा बनाने पर जोर देता है। इन बातों को अगर हम एक फ्रेमवर्क मान लें तो पाएंगे कि यह हमें एक संवेदनशील और प्रेरणादायक लीडर बनने की राह दिखाती है। यहाँ फिर वही थीम आती है, दूसरों की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी अच्छाई पर फोकस करके उनकी गलतियों को बड़े प्रेम से सुधारना। कोई भी इंसान तब तक सुधार स्वीकार नहीं करता जब तक उसे यह एहसास ना हो जाए कि सुधार प्रस्तावित करने वाले का दिल उसके लिए साफ है और वह उसके भले के लिए कह रहा है। कार्नेगी इन सिद्धांतों के जरिए यही भरोसा कायम करने की कला सिखाते हैं। देखा जाए तो चाहे दोस्ती करनी हो, लोगों को राज़ी करना हो या लीड करना हो, हर पहलू में एक कॉमन चीज़ है, सामने वाले का दिल जीतना। और दिल जीतने का मतलब है उसे महत्व देना, समझना और सम्मान दिखाना। हमने आज कार्नेगी की महान कृति हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से जितना हो सका उतना कुछ सीखने की कोशिश की। चलिए एक छोटी सी रिकैप कर लें। सबसे पहले आलोचना से बचकर तारीफ और समझ के रास्ते पर चलना सीखा, क्योंकि कोई भी इंसान निंदा सुनकर आपका दोस्त नहीं बनेगा। फिर जाना कि लोगों को पसंद आना हो तो खुद पहल करके मुस्कुराएं, दिलचस्पी दिखाएं, नाम याद रखें, अच्छे श्रोता बने। इसके बाद हमने सीखा कि बहस में जीतना असली जीत नहीं, असली जीत है बिना बहस के दिल जीतना। अपने व्यवहार में विनम्रता, स्वीकारोक्ति और दूसरे के नज़रिए की कदर से आप अपनी बात मनवा सकते हैं। और आखिर में नेतृत्व के सिद्धांत देखें, जहाँ प्रशंसा, सौम्यता और प्रोत्साहन की शक्ति से हम बिना किसी की बेइज्जती किए उन्हें बेहतर बना सकते हैं। डेल कार्नेगी का पूरा संदेश यदि एक लाइन में कहें तो शायद यही है, ईमानदारी, आदर और सकारात्मक रवैया अपनाकर आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं और उनके व्यवहार पर असर डाल सकते हैं। इस पुस्तक के सिद्धांत सुनने में सरल है, लेकिन इन्हें अभ्यास में लाना एक सतत प्रक्रिया है। शुरुआत में शायद चेतन होकर ध्यान देना पड़े कि ओह, मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करना, तारीफ़ करनी है, या मुस्कुराना है, नाम याद रखना है। लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएंगे और तब आपको एहसास होगा कि आपके आसपास के लोग आपसे अधिक खुश रहते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। आपके रिश्ते, चाहे दोस्ती हो, काम के संबंध हो या पारिवारिक, सभी में एक नया ऊर्जा और अपनापन आ जाएगा। मैं खुद जब इस पुस्तक से सीखे सिद्धांत अपनाने लगा तो मैंने अपने जीवन में बड़ा अंतर महसूस किया। पहले जहाँ मुझे लोगों को मनवाने में कठिनाई होती थी,
वहीं अब संवाद सहज होने लगा, मनमुटाव कम, सहयोग ज़्यादा होने लगा। सच मानिए, ये सिद्धांत किसी जादू से कम नहीं, बशर्ते हम इन्हें दिल से अपनाएं। एक मज़ेदार बात यह भी है कि जब आप दूसरों के लिए जेन्युइन होने लगते हैं, सच्ची तारीफ, सच्ची दिलचस्पी, तो आप खुद भी एक बेहतर इंसान बन जाते हैं। आपकी अपनी खुशियाँ बढ़ती हैं क्योंकि दूसरों को खुश देखकर, उनके साथ सकारात्मक रिश्ते रखकर एक अंदरूनी संतुष्टि मिलती है। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आज की बातचीत में जिस भी विचार ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, उसे पहले आजमा कर देखें। क्या पता आज ही किसी दोस्त को कॉल करके उसकी कोई अच्छी आदत की तारीफ़ कर दें, या कल ऑफिस जाकर वो सैल बॉस पर मुस्कान का प्रयोग कर लें। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे ये परिवर्तन कैसे चमत्कार करते हैं। और अंत में कार्नेगी के शब्दों में ही कहूँ तो दूसरे के मन में प्रबल इच्छा जगाइए और फिर देखिए दुनिया किस तरह आपके साथ हो जाएगी। जो यह हुनर सीख गया उसके लिए दोस्ती, सहयोग और सफलता के दरवाजे खुलते चले जाते हैं, और जो नहीं सीख पाया उसे अकेले ही राह तय करनी पड़ती है। आशा करता हूँ आपको इस पॉडकास्ट से कुछ नया सीखने मिला होगा, कुछ प्रेरणा मिली होगी। ऑथर की ये टाइमलेस सीखें हमें याद दिलाती हैं इंसान का दिल जीतना ही असली जीत है। अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास कीजिए और फ़र्क खुद महसूस कीजिए। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, एक मुस्कान, एक तारीफ और एक खुला दिल दुनिया में आपको दोस्त और सम्मान दिला सकता है। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए और जुड़े रहिए।